आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी संविधान की। और संविधान के बारे में हम जानेंगे कि ये किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है और क्या खास बात या क्या खास चीज़ें होती है इस संविधान के अंतर्गत कि यह अन्य कानूनों से भिन्न क्यों होता है। क्या करता है क्या करता है संविधान और क्या भूमिका होती है संविधान की किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश को प्रगति पर ले जाने के लिए, उसके नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए। सरकार का स्वरूप क्या हो, शक्तियाँ पावर्स किसके पास में हो, ये सब संविधान ही डिफाइन करता है। तो आज हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान आखिर इतना महत्वपूर्ण जो दस्तावेज क्यों है हम सभी के लिए। तो ये जो संविधान है इसको समझने से पहले आप एक चीज को पहले समझिए कि आखिर संविधान किसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है। राज्य क्या है? तो राज्य के संदर्भ में अनेक व्यक्तियों के विचार अलग अलग हैं और उन हम चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि आज आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो कोई क्लास ऐसी नहीं है। इस क्लास का जो फ़ायदा है, इस क्लास का जो लाभ है, वो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाने वाला है। तो आप सबसे पहले समझिए कि हम एक समाज में रहते हैं और समाज की एक बेहतर व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमें एक राज्य की आवश्यकता पड़ती है। तो राज्य यानी कि स्टेट एक सर्वाधिक प्रभावशाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है और ये जो है सामाजिक नियंत्रण का एक फॉर्मल एजेंट के रूप में कार्य करता है। और इस राज्य की कल्पना और इस राज्य की संकल्पना कोई आज की नहीं, ये हमारे प्राचीन समय से ही इसकी जो है जरूरत चली आ रही है। शुरुआत में हम सभी मनुष्यों का जो जीवन था बहुत सरल था। तब हमें नियंत्रण की, राज्य की ज़रूरत कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते गए, आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे समाज में जटिलताएं आती गईं, वैसे वैसे हमारा सामाजिक जीवन जटिल होता गया। और इन्हीं जटिलताओं के परिणाम स्वरूप जब चीज़ें सामने निकल के आईं तो हमें एक राज्य नामक संस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी। हम बात को और आगे बढ़ाएं कि हम में से सब व्यक्ति, जितने भी इस संसार में व्यक्ति विचरण करते हैं, जो भी इस धरा पर है, हर व्यक्ति किसी न किसी स्टेट के तहत उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य होता है। जितने भी व्यक्ति विचरण करते हैं संसार में, हर व्यक्ति किसी न किसी
विचारधारा से प्रभावित होता है और वो प्रभावित है। तो यहाँ पर राज्य के तहत बहुत सी विचारधाराएं हैं, जैसे व्यक्तिवाद हो गया, साम्यवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, उपयोगितावाद हो गया, फासीवाद हो गया। बहुत सी विचारधाराएं हैं जिन विचारधाराओं ने राज्य के स्वरूप और कार्य आदि के विषय में अपने अपने अलग अलग विचार प्रेजेंट करती हैं। व्यक्तिवाद मान के चलता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और इस आवश्यक बुराई को वो आवश्यक भी मानता है कि यह जो है समाज के लिए जरूरी भी है। जरूरी क्यों है, इसकी चर्चा मैं आगे अपनी क्लास में करूंगा। आदर्शवाद कहता है, समझ में आ रहा है? ठीक। आदर्शवाद कहता है कि एक राज्य जीवित जागृत शरीर है। वहीं हीगेल जैसा विद्वान व्यक्ति आगे कहता है कि राज्य धरती पर ईश्वर की यात्रा है, यानी कि उसने राज्य को ईश्वर की यात्रा की संज्ञा दे दी है। मार्क्स से विचारक हैं जो कहते हैं कि क्लास स्ट्रक्चर तथा पूंजीपतियों के हाथ में सर्वहारा तथा दरिद्रों के शोषण का एक साधन है क्या? राज्य। फासीवाद कह देता है कि राज्य को ही सर्वस्व इन्होंने माना है फासीवाद ने, और ये विचारधारा आगे कहती है कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं और उसके बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ एवरीथिंग इज स्ट्रेट। तो ये कुछ विचारधाराएं हैं और इन विचारधाराओं के आधार पर हम लोगों ने अपनी स्टडी को केंद्रित करा है। तो जैसे जैसे हम लोग स्टेट की आगे चर्चा करें तो इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक युग में बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे ही आपके अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं निकल के। मैकाइबर जो हैं विद्वान हैं, तो ये कहते हैं कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो विधि के द्वारा शासनाधिकार से क्रियान्वित होता है और जिससे एक निश्चित भूभाग में सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। तो वहीं एक अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वुड्रो विल्सन, इनका भी कथन है या ये कहते हैं कि विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भूभाग में रहने वाली जनता राज्य है। चलिए, इसी प्रकार से हम और विद्वानों की चर्चा करें तो कमेबोश रूप में इन सभी तत्वों को शामिल करते हैं और इन्हीं विचारकों के जब हम विचार कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं तो एक कॉमन रूप से एक राज्य के लिए 4 तत्व निकल के आते हैं। अब इन 4 तत्वों में सबसे पहला है जनसंख्या। अब इसमें दूसरा कर सकते हैं आप
भू क्षेत्र, भूभाग, एक निश्चित भूभाग। अगला हम कर सकते हैं सरकार, और अगला हम कर सकते हैं इसमें संप्रभुता। तो आपके राज्य के 4 तत्व, जनसंख्या, भूक्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, इन 4 तत्वों के मिलने से आपका राज्य बनता है और ये 4 तत्व मिलने से राज्य का गठन करते हैं। इनमें से किसी एक के अभाव होने पर हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बिना राज्य संभव ही नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो राज्य का सबसे पहला जो तत्व है वो है आपके जनसंख्या। जनता राज्य का एक सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। अगर हम ऊपर जो हमने कुछ कथन की चर्चा करी थी, अगर हम उन कथनों की बात करें तो जनता के एक समुदाय विशेष का ही नाम ही राज्य है, ऐसा कुछ विद्वान कह देते हैं। हालांकि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य के में 4 तत्व का होना बहुत जरूरी, तभी हम किसी राज्य की कल्पना कर सकते हैं। अनेक विद्वानों ने राज्य की जनसंख्या या राज्य की संख्या का एक आदर्श रूप तैयार करा। कुछ कह देते हैं कि राज्य के जो जनसंख्या है कुछ 5,000 के आसपास में हो। कुछ कहते हैं कि जो है राज्य की जनसंख्या 10,000 हो। लेकिन इनमें से इस वर्तमान समय में जनसंख्या के तत्व नाम के नाम के आधार पर हम लोग सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि इस समय या भारत की बात करें या चाइना की बात करें तो यहाँ पर आपकी 1.25 अरब 1 अरब 30 करोड़ से भी जनसंख्या यहाँ पर भारत की जो है ज़्यादा है, और चाइना की तो हमसे भी काफ़ी ज़्यादा है, 1 अरब 40 करोड़ से भी ज़्यादा है। आप क्या बता दो। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, भू क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है, एक राज्य के होने के लिए एक क्षेत्र का, एक भूमि का टुकड़ा या भूमि का भाग होना बहुत जरूरी है। भूमि के अभाव में हम राज्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकते, और राज्य इसी अर्थ में अन्य समुदायों से भिन्न भी है, क्योंकि अन्य समुदायों के लिए निश्चित भूमि का होना आवश्यक नहीं है। वे राज्य के भीतर भी अस्तित्ववान हो सकते हैं और अनेक राज्यों तक भी व्याप्त हो सकते हैं, किंतु जनता राज्य का एक अभौतिक और प्राणिक तत्व होता है और भूमि उसका भौतिक तत्व होता है। 1948 से पूर्व यूरोप में यहूदी बहुत जगह फैले हुए थे, मतलब कि कोई एक जगह नहीं थे ये लोग। लेकिन 48 के बाद में इन्हें जो है एक जगह दे दी गई, फिर इन्होंने जो है राज्य नामक एक अपना यूनिटी शुरुआत करी। जब उन्हें ईसाई भूमि मिल गई तब जाकर ये अपने राज्य का गठन कर सके।
अब राज्य का अगला तत्व है आपका सरकार। तो यह राज्य का ये तीसरा और महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि राज्य में जब तक एक संगठित सरकार नहीं होगी या शासन व्यवस्था नहीं होगी तो तब तक हम उस भूमि के टुकड़े को या उस पर बसी जनता को राज्य हम नहीं कह सकते, क्योंकि जनता के अपने अलग अलग इच्छाएं हैं और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी। तो अब ये इनके सेटलमेंट को कैसा करा जाए, तो यहाँ एक व्यवस्था को लेके आ जाता है कि सरकार है, और सरकार को हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये जो सरकार है, इस राज्य नामक जो इकाई है, ये जो राज्य, इसका एक ऐसा एक जो तत्व होता है कि अपनी जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं आदि की पूर्ति का एक साधन होता है। किसकी? जो है राज्य की। क्योंकि इसी ये राज्य इसी सरकार के माध्यम से अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करता है। ये जो आपका सरकार है, इसके भी आपके तत्व होते हैं। तो सरकार में क्या क्या होता है? तो सरकार में आपके जो है विधायिका, कार्यपालिका और आपका ये सरकार है। अगर आपसे कोई पूछे कि सरकार के तीन अंग, तो सरकार के कौन कौन तीन अंग हैं? एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो कमोबेश रूप में इन तीनों का ही क्या अर्थ होता है? तो इन तीनों का कार्य ही क्या है? तो ये राज्य के भीतर शांति और व्यवस्था को कायम करते हैं। ये आपको शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवार है, परिवहन जो है, संचार है, इन सभी के लिए नीति निर्देशों को लागू करवा लेकर आते हैं, ताकि जो राज्य नामक एक व्यवस्था है उसको सही ढंग से लागू किया। अब जो उसमें चौथा जो तत्व आ जाता है राज्य का, वो है आपकी संप्रभुता। तो सही मायने में संप्रभुता क्या होता है? तो संप्रभुता एक ये होती है कि ये एक राज्य को इस योग्य बनाती है कि वो राज्य अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाह्य मामलों में एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र यूनिट होती है। यानी कि उसके अंदर ना तो कोई आंतरिक हस्तक्षेप होता है और ना ही कोई बाहरी हस्तक्षेप होता है। ये अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र है। तो आपने समझे कि इस प्रकार से ये जो संप्रभुता है, इस पर किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रेशर नहीं होता है। तो यहाँ थोड़ी सी तुलना करें, जैसे हमारे पास में आज़ादी से पूर्व हमारे पास में तीन चीज़ें थी। जनसंख्या भी थी, भू क्षेत्र भी था और सरकार भी थी। सरकार का स्वरूप क्या था? ब्रिटिश सरकार थी। क्षेत्र हमारा भारतीय था, जनसंख्या हमारी भारतीय थी। तो हमारे पास में क्या नहीं थी? संप्रभुता। तो उस मायने में भारत जो देश था वो राज्य नहीं होकर बल्कि एक डोमिनेंट स्टेट था। किसका? ब्रिटेन का। आज़ादी के बाद हमारे पास में ये तो थे ही, एक, दो, तीन और चौथा हमारे पास में जुड़ गई संप्रभुता। यानी कि भारत अपने सभी मामलों में, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, सभी दबाव से मुक्त, वे अपने लोगों के लिए नीतियों को, नियमों को, अपने नागरिकों की अधिकारों को
रक्षा करने के लिए, अपने नागरिकों के गरिमामय जीवन को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से वो जो है स्वतंत्र था। तो ये थी आपकी संप्रभुता की एक छोटी सी समझ, और आशा करता हूँ कि मतलब कि आप सभी लोग इससे सहमत होंगे और समझेंगे। सो आपने समझा है कि ये राज्य क्या है। अब हम अपनी बात पुनः वापस जो है आते हैं। तो जो मेन पॉइंट था हमारा संविधान। चलिए, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका बेस को करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक इस बेस को हम नहीं करेंगे, जब तक बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे, तब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी। चलिए, तो ये जो राज्य रूपी जो एक व्यवस्था हो, इसी को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए जिस मूल विधि कानून की आवश्यकता पड़ती है, वही कानून का एक व्यवस्थित संकलन है, और यही एक मूल विधि है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश भाषा का शब्द, और उससे इंग्लिश भाषा का शब्द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका हिंदी रूपांतरण आपका है संविधान। और जो इंग्लिश भाषा का शब्द है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है शासन करने वाली विधि या शासन करने वाले सिद्धांत। तो कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। तो ये जो शासन करने वाला सिद्धांत है, आखिर किस पे शासन करेगा, इसकी हम लोग चर्चा अपनी क्लास में करेंगे। अब जो ये शासन किया जाएगा, किन लोगों पर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सब का सब हमारा संविधान जो है आपकी चर्चा करता है। ये जो संविधान है, चाहे वो हमारे देश की बात हो, चाहे वो किसी भी अन्य देश की बात हो, ये एक जो है मूलभूत एक वैदिक प्रलेख होता है, और इस जो है ये
राज्य की मूल संस्थाओं, विधियों, परंपराओं और महत्वपूर्ण अभिसमय का एक संग्रह। यह एक विधियों तथा प्रथाओं की एक समग्र व्यवस्था होता है। और ये संविधान जो है ये उन उपायों की एक समष्टि है जिसके द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ताओं पर मर्यादाओं तथा प्रतिबंधों को ये आरोप करता है। ये राजनीतिकर्ताओं, जो राजनीतिकर्ता का तात्पर्य है कि जो राजनीति में है, मतलब जो सरकार चला रहे हैं, उनकी सीमाएं, उनकी मर्यादाओं को एक लकीर खींचता है। किसी देश का संविधान उस देश का होने वाला शासन के लिए एक मार्गदर्शक होता है। अब बात करें कि किसी देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांतों और नियमों को जो हम उनके समूह को संविधान कह देते हैं। एक प्राचीन यूनानी एक फिलोसफर हैं, ये फिलोसफर थे अरस्तु। इन्होंने संविधान को राज्य के शासन के पदों, विशेषकर सर्वोच्च शासन के पदों की विशेषता कही है। वहीं जो जॉर्ज कॉर्नवाल हैं, इनके शब्दों में कि संविधान शब्द एक समाज में संप्रभु की व्यवस्था और वितरण अर्थात सरकार के स्वरूप का द्योतक है, बताता है। वहीं एक संविधान के बारे में चर्चा करते हैं डाइसी, और कहते हैं कि संविधान उन समस्त नियमों का समूह है जिनका की प्रमुख सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। वहीं सर जेम्स मकाइंटोश हैं, ये कहते हैं कि राज्य के संविधान का अभिप्राय वे लिखित और अलिखित विधियां होती हैं जो उच्च शासकों के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों का और प्रजाजनों के सबसे आवश्यक विशेषाधिकारों का नियमन करती हैं। वहीं बुबियर ने अपने कानूनी शब्दकोश में संविधान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी राज्य का वह मौलिक कानून है जो उन सिद्धांतों का निर्देशन करता है जिस पर सरकार की नींव डाली जाती है, जो संप्रभु शक्ति के व्यवहार एवं उपयोग का नियमन करता है, जो निर्देश देता है कि ये शक्तियां किन किन संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन और व्यक्तियों को सौंपी जा सकती हैं और किस प्रकार इसका नियमन किया जा सकता है। इस प्रकार इन विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जो संविधान है किसी देश का वह मौलिक कानून है जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करती है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह सरकार के प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्यवस्था करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का नियमन करता है। राज्य का संविधान कभी कभी तो एक या एक अनेक प्रलेखों में निश्चित रूप से प्रतिपादित रहता है और कभी कभी वह
परंपराओं और रूढ़ियों में अभिव्यक्त होता है, जिसके अंतर्गत वे राज्य से अपनी आशाएं और आकांक्षाएं पूरा करना चाहते हैं। अतः संविधान में राज्य के दार्शनिक और अवधारणात्मक ढांचे को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये आपकी एक संविधान के बारे में एक चर्चा है, और संविधान के बारे में किस किस विद्वानों का क्या क्या कथन है वो भी हमने देखा, और उन विद्वानों के कथन का एक सामान्य हमने निष्कर्ष निकाला कि संविधान क्या है। तो संविधान किसी भी देश की एक मौलिक विधि होती है जो तय करते हैं कि शासन को चलाने की शक्ति किसके पास में है और किस सीमा में है, और उनका प्रयोग कैसे किया जाना है, राज्य का स्वरूप क्या हो, ये सब आपका संविधान तय करता है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? तो इसमें हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या परिभाषा है, क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुड ईयर इंडिया बनाम हरियाणा राज्यवाद में संविधान को परिभाषित करते हुए कहा कि यह केवल निर्जीव कानूनों का संकलन नहीं बल्कि जीवंत दस्तावेज होता है जो समाज को राजनीतिक रूप से संगठित और अनुशासित करता है। तो हमारे संविधान के बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में आपने जो है जाना। तो राज्य के सभी अंग संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं तथा इनकी स्थिति हमेशा संविधान से निम्न होती है। संविधान से सुप्रीम कोई भी कानून नहीं होता। जितने भी कानून बनने हैं, जितने भी आपके अमेंडमेंट्स या होते हैं, इनमें रिफॉर्म होता है, वो संविधान के अनुसार होने चाहिए और संविधान सम्मत होने चाहिए। संविधान ही शासन का चरित्र और संगठन निर्धारित करता है और देश के अन्य सभी कानून, परंपराएं आदि को वैध होने के लिए संविधान सम्मत होना ही आवश्यक है। तो जान लिया आपने कि संविधान किसी देश के लिए क्यों जरूरी होता है। क्योंकि यह एक मौलिक होता है, क्योंकि शासन के सभी अंगों की इसमें एक संस्थागत व्यवस्था होती है। बिल्कुल यही संविधान बताता है आपका कि राज्य के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं होनी चाहिए, किस संस्था के द्वारा क्या कार्य होना चाहिए, सब व्यवस्था करता है। देश का संविधान उन मूलभूत नियमों का प्रतिपादन करता है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य संयोजन स्थापित किया जा सके। साथ ही संविधान यह भी निर्धारित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और क्यों है। संविधान ही उन सीमा को निर्धारण भी करता है जिसके अंतर्गत यह तय होता है कि सरकार किस सीमा तक जनता पर नियंत्रण रख सकती, और संविधान ही सरकार को समाज और जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में समर्थ बनाती है। तो ये संविधान के बारे में एक हमारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर हमने कुछ चर्चा करी है, और आगे आप पढ़ेंगे संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकारों में आप जानेंगे
कि संविधान दो तरह के हैं। लिखित और दूसरा है आपका अलिखित। तो संविधान दो तरह के होते हैं, आपका लिखित और आपका अलिखित। लिखित संविधान की अगर बात करें तो ये एक ऐसे दस्तावेज है, एक ऐसे संविधान है जिनके प्रावधानों को एकल कानूनी दस्तावेज के रूप में एक संहिताबद्ध किया जाता। अब जैसे वर्तमान में एक भारत का संविधान लगभग इसमें वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद हैं और इसमें देख सकते हैं आप कि शुरुआत में 395 थे, लेकिन अब इसमें वर्तमान में इतने अनुच्छेद अमेंडमेंट होने के बाद से। लिखित संविधानों को अंगीकृत किया जाता है और इसके प्रारंभ होने की एक तिथि, एक डेट होती है, जैसे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949, ध्यान रखना डेट, कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्योंकि यहाँ पर एक इसे संविधान को लागू का होना, अंगीकृत होना एक डेट थी, इसलिए। अगला हो सकता है आपका कि संविधान सर्वोच्च होता है और शासन के सभी अंग संविधान से निम्न होते हैं, कोई भी राज्य का अंग संविधान से उच्च नहीं होता। आगे कि न्यायपालिका को व्यापक विस्तृत शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखा जाता है। संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखने का कारण यहाँ पर कि सरकार विभिन्न प्रकार के कानून बनाती है। तो जब कानून बनाया जाता है, किसी के अधिकारों को संकुचित किया जाता है, किसी के अधिकारों को बढ़ाया जाता है। या ऐसे समझिए कि जब देश में आरक्षण लाया गया तो एक विशेष वर्ग SC ST के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई कि ये सरकार को लगा कि ये एक ऐसा वर्ग है जो या जिसका प्रतिनिधित्व सरकार में या उनकी पोस्टों में नहीं। तो एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके कारण ये जो दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको बराबरी में आने का मौका मिले। तो सरकार ऐसी व्यवस्था करके लेके आई। तो जब व्यवस्था की जाती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारों को हमें काटना पड़ेगा, तब जाके हमें एक वर्ग को अधिकार देना पड़ेगा। तो जब अधिकारों को किसी का कटेगा तो वो थोड़ा सा विचलित भी होगा। विचलित होगा तो क्लेश, टेंशन क्रिएट होगी। उसी टेंशन को निवारण करने के लिए आपके पास में न्यायपालिका है और न्यायपालिका का कार्य है कि आपके विवादों का निपटारा करना और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। संविधान क्या कहता है? आपने प्रियम्बल देखा होगा कि वहाँ पर समानता की बात की गई है। अब तो ये तो है नहीं कि अब जो है समानता की, अब संविधान में समानता की बात की गई तो उस पर कार्य नहीं होगा। तो जब उस पर कार्य होगा, जब हम किसी वर्ग को अपने
या किसी दूसरे वर्ग के समान खड़ा करेंगे तो हमें कुछ न कुछ नीतियों को, कुछ न कुछ हमें कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा या उनको नया कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सो कम टू द पॉइंट। तो न्यायपालिका के पास में क्या है कि न्यायपालिका संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए किसी कानून को असंवैधानिक शून्य घोषित कर सकती है। ये पावर आपकी किसके पास में है? न्यायपालिका के पास में। संवैधानिक कानून और अन्य कानूनों में अंतर किया जाता है। किसमें? लिखित संविधानों में। दूसरी अगली बात, लिखित संविधान कठोर यानी कि रिजिड होते हैं, मृदु मतलब कि किससे आपका मृद दोनों हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें हम यूएसए के संविधान की, तो वह लिखित भी है लेकिन कुछ मामलों में बहुत अत्यंत कठोर है, क्योंकि इसमें संशोधन करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक विशेष बहुमत था, उसे 3/4 राज्यों के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है, तब जाके वहां अमेंडमेंट होगा। भारतीय संविधान संघीय मामलों में कठोर है और अन्य मामलों में मृदु और लचीला है, और जबकि श्रीलंका का जो संविधान है जो कि लिखित भी है किंतु अत्यधिक लचीला। तो संविधान है, संविधान आपके कई प्रकार के नहीं बल्कि आपका जो लिखित और आपका अलिखित है, और जिसमें हमने जो है लिखित संविधान के बारे में हमने अभी अपनी चर्चा की। अब वहीं हम जो है अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान की भी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। ये जो अलिखित संविधान है, ये एक ऐसा संविधान होता है जो एकल दस्तावेज के रूप में व्यवस्थित रूप से संहिताबद्ध नहीं होता है, यद्यपि कि ये लिखे हुए ही होते हैं। जैसे आपका ग्रेट ब्रिटेन का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान। अलिखित संविधान अंगीकृत नहीं हुए, जबकि ये उद्विकास का परिणाम होते हैं। अलिखित संविधानों की एक बात और है कि यहां पर संसद सर्वोच्च होती है। अलिखित संविधानों में न्यायपालिका के पास एक लिमिटेड सीमित शक्तियां होती हैं और यह विधायिका के किसी भी प्रस्ताव को असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं कर सकती, जबकि बल्कि अलिखित संविधानों में न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के कार्यों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकती है। अलिखित संविधानों में संसद का प्रत्येक कानून ऑटोमेटिक रूप से संविधान का हिस्सा बन जाता है, अर्थात इन संविधानों में संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के अंतर्गत भेद नहीं किया जाता। तो आज हमने संविधान की चर्चा करी, और संविधान की चर्चा करने से पूर्व हमने राज्य के स्वरूप को देखा और राज्य क्या क्या करता है वो हमने देखा, और राज्य के तत्व क्या हैं उन चीज़ों को हमने देखा। फिर हमने संविधान के बारे में जाना कि संविधान किसी राज्य के लिए क्यों आवश्यक है, कि संविधान क्या है, कि मौलिक विधि कैसे है। उसके बाद हमने संविधान के प्रकार भी देखे कि संविधान आपका लिखित प्रकार का और अलिखित प्रकार के हैं।
अब आगे हम चर्चा करेंगे संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जिसमें शुरू में 389 सदस्य थे। तो इसमें 292 सदस्य जो थे प्रांतीय विधानसभाओं के थे और 93 सदस्य जो हैं देसी रियासतों से थे और 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरियों से थे, जिसमें आपका दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कोरबा और बलूचिस्तान। जुलाई 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और 3 जून 1947 में स्वीकार किए गए माउंटबेटन योजना के तहत जुलाई 1947 में संविधान सभा को भारत की संविधान सभा तथा पाकिस्तान की संविधान सभा में विभाजित कर दिया गया। जब संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनः आहूत हुई, सम्मिलित हुई, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। अब इसमें से 229 निर्वाचित थे और बाकी जो बचे 70 ये नामांकित सदस्य थे। और 13 दिसंबर 1940 को पंडित नेहरू